नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 12th होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर कार्य आजीविका तथा जीविका या वर्क लाइवलीहुड एंड कैरियर इस चैप्टर पर बेस्ड MCQs इस वीडियो में पढ़ने और समझने जा रही हैं। बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि आप होम साइंस के भी चैप्टर्स के MCQs हमें रिवाइज़ करवाइए। इसीलिए मैंने बच्चों इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे साथ इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऑल सब्जेक्ट्स के आपके यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न लेते हैं, जो इस तरह से है। कार्यस्थल पर कार्य की प्रभावशीलता को सुधारा जा सकता है। 4 ऑप्शन मिल रही हैं, जिसमें से B है उत्पादकता में वृद्धि करके, C है त्रुटि को कम करके। तो सही उत्तर यहाँ पर D ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यस्थल पर सुकार्यकी का उपयोग किस तरह अधिक लाभप्रद साबित होता है। तो सुविधाजनक कार्य या सुविधाजनक परिस्थितियां देकर हम कार्यस्थल पर सुकार्यकी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, अर्थपूर्ण कार्य क्या है। तो अर्थपूर्ण कार्य वह है जो पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिसको करने से हमें मानसिक संतुष्टि की भी प्राप्ति हो। इनमें से किसके द्वारा उद्यमिता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है नव प्रवर्तन या आविष्कार के द्वारा नई नई चीज़ों की खोज करके कुछ नयापन अपने उद्यम में लाकर हम उसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सुकार्यकी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, बाकी तो सब कथन सही हैं, लेकिन उत्पादकता को कम करता है, ये कथन यहाँ पर गलत है। सुकार्यकी से हमारा काम जो है वो अधिक अच्छा होता है, दक्षता बढ़ती है, ना कि उत्पादन कम होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको जो उद्देश्य दिए हैं वो सभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य हैं कि बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित की जाए, बालिकाओं की सुरक्षा और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित किया जाए, लिंग आधारित पक्षपात को खत्म किया जाए, लड़का और लड़की दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं आजीविका के रूप में काम करना, नौकरी के रूप में काम करना। तो परिवार का भरण पोषण जो है उसके लिए नौकरी करना दोनों के उदाहरण हैं, आजीविका के रूप में भी और नौकरी के रूप में भी। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों में स्व पहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध विकसित करता है। तो सुरक्षात्मक कार्य अर्थपूर्ण कार्य जो है वो व्यक्तियों में स्व पहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध विकसित करता है। प्रश्न 9 है, सुकार्यकी का दूसरा नाम है। इसको दूसरा नाम मतलब किस और नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसे आर्गोनॉमिक्स नाम से भी पुकारा जाता है। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सा परंपरागत रोजगार नहीं है। तो नौकरी करना जो है ये परंपरागत रोजगार नहीं है। कृषि अगर परंपरा से चला आ रहा है, परिवार में बाप दादा कर रहे हैं, आगे पुत्र भी कर रहे हैं, या हस्तशिल्प का काम कर रहे हैं या वास्तुकला का काम कर रहे हैं, तो वो परंपरागत पारिवारिक कार्य कहे जाएंगे। लेकिन नौकरी करना परंपरागत कार्य रोजगार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें आर्थिक महत्व की फसलें हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं चाय, रबड़, आलू, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों जो हैं ये आर्थिक महत्व की फसलें हैं। जीविका से आप क्या समझते हैं। जीविका का अर्थ है नौकरी करना, अपनी जीवन चलाने के लिए जो रोजगार आप अपनाते हैं वो जीविका कहलाती है।
प्रश्न 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दफ्तरों में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद 16A है, जो कार्य करने वाले नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम में समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान है? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है, इसके अंतर्गत समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान है। अगला प्रश्न बच्चों पूछा जा रहा है, एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी राष्ट्र क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। आराम और मनोरंजन का क्या महत्व है? आराम और मनोरंजन का महत्व है जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी है, उत्पादन और उत्पादकता के लिए भी है, मानसिक और शारीरिक विश्राम के लिए भी है। तो उपरोक्त सभी जो हैं, उन सभी के लिए आराम और मनोरंजन का महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी उद्यमी को अधिक प्रभावी बना सकता है? तो यहाँ पर आपको नवाचार, दूसरा अवसरवाद, तीसरा आविष्कार, चौथा ए और सी दोनों। तो ए और सी दोनों, नवाचार और आविष्कार दोनों ही किसी उद्यमी को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो बच्चों यह 1990 में विकसित किया गया था। प्रश्न 19 है, कैरियर का चयन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तिगत प्रतिभा का, व्यक्तिगत योग्यता का, व्यक्तिगत वरीयता का, या इन सभी का? तो इन सभी का बच्चों कैरियर का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, हमारी अपनी योग्यता कितनी है, हम में कितनी प्रतिभा है, हम कितने अच्छे से किस काम को कर सकते हैं, इन सभी बातों का हमें कैरियर के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न 20 है, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा संचालित संगठन। तो श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ जो है, ये एक महिला के द्वारा शुरू किया गया है। महिलाएं ही इसे संचालित करती हैं और ये महिलाओं के लिए है। निम्न में से कौन सा कारक है कार्य के प्रकार को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, आयु, शैक्षिक योग्यता, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो सही उत्तर है ना तो ए ना तो बी, दोनों जो हैं वो कार्य के प्रकार को प्रभावित नहीं करते हैं। राजस्थान किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान कठपुतली शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। आपने भी बचपन में कठपुतलियों का डांस देखा होगा। तरह तरह के रेशमी वस्त्रों से सजा कर, धागे बांधकर वो उसका नृत्य दिखाते हैं। इन सब को बनाया जो जाता है वो राजस्थान में ही बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन अपेक्षित परिणामों के साथ गतिविधियों का एक समूह है? तो कार्य जो है वो अपेक्षित परिणामों के साथ गतिविधियों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक समझदार एवं योग्य प्रबंधक किस प्रकार उत्तम कार्य परिवेश उपलब्ध करवा सकता है? तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें ए ऑप्शन है, एक सकारात्मक कार्य परिवेश बनाकर, दूसरा प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करके। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, एक उद्यमी के रूप में व्यक्ति के पास निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत योग्यताएं होनी चाहिए? तो कड़ी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए, योजना बनाने और उसे क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी गुण एक अच्छे उस व्यक्ति में होने चाहिए जो एक सफल उद्यमी या बिजनेसमैन बनना चाहता है। निम्न में कौन सी योजना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती है। निम्न में से किस महिला उद्यमी को सन 1989 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो महिला उद्यमी किरण मजूमदार शाह को 1989 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न 28 है, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने के लिए भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम यहाँ आपको बताना है। तो यह योजना है राष्ट्रीय कार्य योजना। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। लास्ट प्रश्न है 30 नंबर MCQ है आपके लिए। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1959 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान आपसे पूछे जा रहे हैं जो इस तरह से हैं। पहला है इसमें से, कार्य निष्पादन एवं डैश का सीधा संबंध है। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको, यथार्थता, पूर्णता, लागत एवं गति या उपरोक्त सभी। तो इन सभी का जो है कार्य निष्पादन और यथार्थता, पूर्णता, लागत एवं गति में सीधा संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश द्वारा कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो उचित प्रशिक्षण द्वारा अगर कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वो प्रोडक्शन को, उत्पादकता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। थर्ड है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डैश शिक्षित किया जाता है। किसे शिक्षित किया जाता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रत्येक समाज में डैश तय करती है कि विभिन्न जेंडर के लोग कैसा व्यवहार करेंगे। तो कौन निर्धारित करती है बेटा? सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं निर्धारित करती हैं कि अलग अलग जेंडर के लोग कैसा व्यवहार करेंगे। फल, सब्जियां, दालें, गेहूं आदि को डैश फसलें कहते हैं। तो इन सबको कौन सी फसलें कहते हैं? नगदी फसलें कहते हैं, जिन्हें बेचकर आप नगद प्राप्त कर सकते हैं। बुनाई एक डैश उद्योग है। तो बुनाई कैसा उद्योग है? एक कुटीर उद्योग है। प्रश्न नंबर 7 है, डैश उन बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा तक आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने की योजना है जो कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई हैं या विद्यालय छोड़कर चली गई हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उन बालिकाओं के लिए है। अगला प्रश्न है, डैश का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो सुकार्यकी का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। डैश के अंतर्गत श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सुकार्यकी के अंतर्गत श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 10 है, डैश एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित का कार्य है। तो उद्यमिता जो है एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। तो इस तरह से बच्चों आपके वीडियो में हमने आपको 30 MCQ, 10 खाली स्थान के रूप में MCQ समझाए हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर पर बेस्ड हैं। तो आशा है आपने CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए इस प्रैक्टिस पेपर को अच्छे से समझा होगा और ये लेसन आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आपके दूसरे चैप्टर पर जल्दी ही मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। धन्यवाद।